दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स का पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 2025 का सेट 5 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। सेट 6 सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के गा वाले पार्ट तक हम लोग पहले पार्ट में किया है। तो दूसरे पार्ट में आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का घा है। 1000 फेरों की समतल कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा यह 4 गुणे 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। इसे 0.1 सेकंड में 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम में आपने पढ़ा होगा, सीधा सीधा फार्मूला होता है इक्वल टू माइनस एन डी फाई ए अपॉन डी टी। फाई भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, ये बहुत छोटे समय के लिए यहाँ पे समय दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा फाई भी बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी दिया गया है, डेल्टा फाई भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमें निकालना होगा। तो क्या क्या दिया गया है, पहले हम ये नोट कर लेते हैं। क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल दिया गया है ए बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। मीटर स्क्वायर बदलने के लिए देखो, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो 100 से भाग करते हैं, मतलब 10 की घात 2 से भाग करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 की घात 4 से भाग करना पड़ेगा, या फिर 500 बटे 10 की घात 4 का मतलब 10,000। इससे भाग करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए, 5 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात 2, यहाँ नीचे ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कुंडली का क्षेत्रफल। अब जैसे भी चाहे तो एक बार में ऐसे याद रख सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात 2 से गुणा करते हैं, और अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो समय बचता है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है कितना, 4 गुणे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू दी गई है, और समय दिया गया कितने समय में घुमाया जा रहा है, ये 0.1 सेकंड। ये कोई कहीं से कहीं तक का टाइम दिया गया है, तो डेल्टा टी ये दरअसल समय में अंतर, समय अंतर जिसे हम बोलते हैं 0.1 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है घुमाने में, 180 डिग्री। थीटा कितना घुमाया जा रहा है, 180 डिग्री। चलो इसको हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं तो आप इसका अलग मतलब निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, माइनस एन। एन तो हमें दिया ही गया है, एन बराबर दिया गया है 1000 फेरे। ये फेरों की संख्या है। फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है, मतलब डेल्टा फाइव भी अगर हम निकाल लें तो फिर हमारा काम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा फाइव बी बराबर क्या होगा, फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। तो फाइव फाइनल पहले निकालते हैं। फाइव फाइनल कितना हो जाएगा, फाइव फाइनल क्या हुआ, जो 180 डिग्री घुमाने से पहले कैसे रखी हुई है, पहले ये ध्यान देखिए। चुंबकीय क्षेत्र मान लो इधर है, या फिर अंदर की तरफ, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ये कुंडली, मेरा हाथ ये क्वाइल हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये इसके, ये क्वाइल हो गया कुंडली, और ये चुंबकीय क्षेत्र तो लंबवत। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और उसके बीच क्षेत्रफल सदिश, जो एरिया वेक्टर होता है, उसके बीच कितना एंगल है, इसके लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश, और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर की तरफ, तो दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पे गलती मत करना, लंबवत देख के थीटा 90 डिग्री मत रख देना, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 0 हो जाएगा cos 90 की वैल्यू। हम चलिए 5 फाइनल लिखते हैं। बी ए cos थीटा होता है चुंबकीय फ्लक्स के डेफिनेशन से, वो फार्मूला कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 4 गुणे 10 की घात -4 गुणे एरिया कितना है, 5 गुणे 10 की घात -2, और cos कितना होगा, फाइनल जब 180 डिग्री से घुमाएंगे, 100 फाइनल में 180 डिग्री, पहले तो 0 डिग्री रहेगा, तो शुरुआत में देखेंगे फाइनल इनिशियल जब निकालेंगे तो 0 डिग्री है। जिधर चुंबकीय क्षेत्र उधर ही हमारा क्षेत्रफल सदिश। अब जब इसको 180 घुमाने का मतलब, फिर ऐसे करके ऐसे पूरा इधर से इधर घुमा दिया गया, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और 5 चौके 20, माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, -20 गुणे 10 की घात -6, ऐसे रहने दो, या फिर -2 गुणे 10 की घात, एक जीरो से इसको मैनेज करेंगे तो 10 की घात -5 वेबर।
फेवर होता है मात्र, फाई फाइनल, फाई इनिशियल, फाई इनिशियल निकालते हैं, फिर से वही फार्मूला बी ए कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी की वैल्यू 4 गुणे 10 की घात -4 और एरिया की वैल्यू, क्षेत्रफल की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात -2 कॉस जीरो। शुरुआत में कितना था एंगल, कॉस जीरो ना, लंबवत रखी है, लंबवत देखे, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 90 अंश मत समझ लेना, ये कुंडली लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गई, ये कुंडली होगी, तो इन दोनों के बीच लंबवत, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो इस कुंडली के लंबवत बाहर की तरफ होता है, तो इधर ही क्षेत्रफल सदिश ए और इधर ही चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए कोण इनके बीच 0 डिग्री होगा। कॉस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के 20 गुणे 10 की घात -6, वही वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 10 की घात -5 वेबर। वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन, इस ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो डेल्टा फाई निकाल लें, डेल्टा फाई बी, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, डेल्टा फाई बी कितना आ जाएगा, फाई फाइनल में कितना आया, -2 गुणे 10 की घात -5 और माइनस फिर से ये 2 गुणे 10 की घात -5, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -4, -4 गुणे 10 की घात -5, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा फाई बी। अब कुछ लोग चाहें तो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे एक कुंडली का हमने निकाला है, लास्ट में आप क्योंकि एन से गुणा करना ही है, यहाँ पे कर देंगे एक साथ, अगर यहाँ पे एन बी ए कॉस थीटा, फिर यहाँ पे एन बी ए कॉस थीटा, तो 1000 से फालतू में आपका टाइम बढ़ेगा बस, बाकी आंसर यहाँ पे, अगर 1000 कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन निकालेंगे आप, तो यहाँ पे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एन मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एन ऑलरेडी है, तो एक कुंडली में हमने परिवर्तन निकाल लिया, उसमें एन से गुणा कर देंगे, तो पूरे 1000 फेरों में जो है इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल वो आ जाएगा, माइनस एन की जगह पे क्या रखेंगे 1000, और डेल्टा फाइव भी कितना आ गया है, -4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन डेल्टा टी कितना है 0.1, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखो, इसमें इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की घात जो है -1000 को हम क्या लिख दें, -1000 को लिख दें 10 की घात 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 गुणे 10 की घात -5 अपॉन 0.1, 0.1 को कैसे सॉल्व करते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए, चाहे तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, 10 से ऊपर गुणा करूंगा 10 से नीचे, तो ये 10 की घात 4 हो जाएगा, और 10 की घात 4 और जो है 10 की घात -5, ध्यान से देखो, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये 10 की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो 10 0.1 गुणे 10 1 हो जाएगा, 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -5, ये हो जाएगा 10 की घात -1, ठीक है, तो 4 गुणे 10 की घात -1, ये आ जाएगा आपको 10 की घात -1 नीचे ले जाएंगे तो 0.4, या फिर एक अंक पे दशमलव लगा दिए 0.4 हो जाएगा, ये आपका फाइनल 0.4 वोल्ट में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, लास्ट पार्ट है 4 का, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर 120 न्यूटन पर कूलाम है तथा इसकी आवृत्ति न्यू इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य। तो सबसे पहले विस्थापन धारा में डेफिनेशन इसकी बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। विस्थापन धारा, इसको हम आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, जब किसी माध्यम में कहीं पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हो तो उसके कारण वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्योंकि ऐसा मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप अगर सिलेबस पढ़ा है तो उसमें क्या था, कैपेसिटर के बीच में जो संधारित्र होता है उसके प्लेटों के बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र आता है, वहां पर तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया विस्थापन धारा की, जो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा प्रवाहित होती है। अब इसका डेफिनेशन सिंपल सा कि लिखना, अब उतना टाइम नहीं है,
क्योंकि बड़ा टॉपिक है, डिटेल में समझाने का टाइम यहाँ पे नहीं, हमें बस क्वेश्चन करना है। तो मैं आप स्टेटमेंट लिख लीजिए कि किसी माध्यम में चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को विस्थापन धारा कहते हैं। इसी माध्यम में आप इसकी वो भी लिख सकते हैं, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को, क्योंकि उत्पन्न धारा के कारण वो एक्चुअली होता था क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। जैसे दो प्लेट हैं, यहाँ पे दो प्लेट हैं, यहाँ पे जब कैपेसिटर चार्ज होता था तो ऐसे इस पर चार्ज बढ़ता जाता था, चार्ज बढ़ता था इस पर। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता था तो आवेश बढ़ेगा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसके अंदर उसमें परिवर्तन होता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये मान्यता थी उस समय तक कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो सिर्फ धारा के कारण, तो धारा के कारण, तो यहाँ पे एक धारा की कल्पना की गई जिसको क्या बोला गया, विस्थापन धारा। ठीक है, तो इसमें नहीं बनाना है आपको, बस इतना लिखना है, किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, बस इतना लिखना है। और चाहे तो फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला लिख देंगे तो अच्छी बात है। आई डी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब इसके बाद हम जो दोनों पार्ट न्यूमेरिकल करने हैं हम वो कर देते हैं। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, आयाम क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ई नॉट अपान बी नॉट। आयाम का मतलब अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, और ई नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, बराबर होता है सी। सी मतलब प्रकाश की चाल। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट बराबर सी, इधर आ जाएगा, ई नॉट अपान सी। वैल्यू रख दीजिए, ई नॉट की वैल्यू तुम्हें दी गई है 120 न्यूटन पर कूलम, और सी की वैल्यू कितना है, 3 गुणे 10 की घात 8। ये आपको याद रखना होता है, ये दिया नहीं जाता है क्वेश्चन में। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसे, 10 की घात 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 40 हो गया, बराबर हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, पी नॉट बराबर 40 गुणे 10 की घात -8, 40 गुणे 10 की घात -8, एक जीरो को यहाँ पे मैनेज करिए तो 10 की घात -7 हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात -7। चुंबकीय क्षेत्र चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर कर दीजिए और चाहे टेस्ला लिख दीजिए, टेस्ला। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य। तो हमें क्या दिया है, आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी 50 मेगा हर्ट्स दिया गया है फ्रीक्वेंसी। इसको हम हर्ट्स में कन्वर्ट करें अगर, तो कितना होगा, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6। तो 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्स, जीरो को मैनेज करें 10 की घात 7 हो जाएगा, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, 5 गुणे 10 की घात 7 हर्ट्स। ठीक है, कुछ लोग आवृत्ति को एफ से भी लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, न्यू की जगह एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है बेहतर है वही लिखें। अब क्या करना है हमें, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में एक रिलेशन होता है, न्यू इक्वल टू सी लैम्डा। सी क्या होती है, प्रकाश की चाल। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई सॉरी सी इधर आ जाएगा, तो न्यू बाई सी। न्यू की वैल्यू कितनी है, आवृत्ति की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात 7 बटे प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए, 3 इक्के 3, कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 3 छक्के 18, 1.66 और 10 की घात 8 ऊपर जाएगा, 10 की घात 7 गुणे 10 की घात -8, तो हो जाएगा 10 की घात -1, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -1, -1 से डिवाइड करिए, दशमलव एक अंक बाईं तरफ आ जाएगा। लैम्डा बराबर 0.166, ये आएगा मीटर में, मीटर में। ठीक है, क्योंकि सारी यूनिट जो हमने एसआई यूनिट में रखी है। आप माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए, बाकी मीटर में ही रहने दीजिए क्योंकि एसआई यूनिट में है तो ठीक है। बस इतना सा ही था, आपको परिभाषा लिखनी थी, फार्मूला लिख देना है विस्थापन धारा का, और दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, इनको बस वैल्यू रख के सॉल्व करना था। अगर ये दोनों फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से कर लेते हैं, एक ये और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्ब्डा है, प्रकाश की तीव्रता आई, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता आई है। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर लैम्ब्डा बाई 4 है। तो सबसे पहले व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध या फिर शर्तें लिखा जाता है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, पहला पार्ट ये है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं कंडीशन में इसमें देखा होगा यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में। पहली बात, व्यतिकरण होने के लिए कम से कम दो सोर्स होने चाहिए, दो प्रकाश तरंगे होनी चाहिए। तो दोनों तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, कला संबद्ध स्रोत हम जिसे कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब होता क्या? तो उनमें जो दोनों का तरंगों का कलांतर है वो समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पर डिपेंड होगा, अलग अलग टाइम पर उनके जो कला होगा अलग अलग हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस ये है कला संबंध स्रोत के लिए कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों स्रोतों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। के बाद अगर आवृत्ति समान है तो आयाम समान होना चाहिए, लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हुआ तो भी चल जाता है, लेकिन आवृत्ति बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आयाम लगभग समान होनी चाहिए। अगर आयाम समान नहीं होगा तो व्यतिकरण आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब वो क्लियर इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देगा। पहला संबंध स्रोत। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आप लिख सकते हैं इसमें से, आपने देखा होगा एंग डबल स्लिट में दो स्लिट होती हैं ऐसे, इनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी होता है। तो स्मॉल डी यानी कि दोनों छिद्र के बीच की दूरी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी, दोनों छिद्र लिख लीजिए, छिद्र के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम चाहिए, मतलब स्मॉल डी जो है बहुत छोटा होना चाहिए किसकी तुलना में, कैपिटल डी की तुलना में। अब यहाँ से अगर एक और चाहे तो जो प्रकाश जो है दोनों स्रोत एक वर्णीय होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर। एक वर्णीय का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर के। तो ये सारी चीजें ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में आसानी हो जाती है अगर एक ही कलर का लाइट हमने यूज किया है। मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होने चाहिए। ये आप कंडीशन लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, लैम्डा तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता आई है, और उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर लैम्डा बाई 4। तो पहले मैं फार्मूला जो यूज होगा वो लिख देता हूं। तीव्रता क्या होता है, किसी भी बिंदु पर जहां पे व्यतिकरण हो रहा है उस पर जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता होती है, आई आर से लिखते हैं हम उसे, आई नॉट कॉस स्क्वायर आई बाई 2। यहाँ पे फाई क्या है, दोनों तरंगों के बीच, प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर। आई नॉट क्या है, अधिकतम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई नॉट क्या होती है, अधिकतम तीव्रता। तो देखो पहले वाली कंडीशन जो हमें दी गई है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य का यूज करने पर इसमें पथांतर, पथांतर को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स से लिखते हैं। तो इसको पथांतर कितना है, पहली बार में लैम्डा पथांतर भी है, तरंगदैर्घ्य भी लैम्डा है और पथांतर भी लैम्डा है। प्रकाश की तीव्रता आई है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, आई है। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य है, ये पथांतर है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दी गई है यहां से हम आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये फार्मूला यूज करने के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई दिया गया है
और आई नॉट हमें नहीं पता है। तो इन कंडीशन का यूज करके, ये जो दी गई शर्तें हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई उनका यूज करके हम आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। फिर दूसरे वाले केस के लिए जहाँ पे पथांतर लैम्डा बाई 4 है, वहां पे तीव्रता निकालने के लिए आई नॉट फार्मूले में यूज करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, आप सीक्वेंस से देखेंगे कितना आसान ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फार्मूला और पढ़ा होगा आपने, पहले तो फाई भी तो चाहिए। यहाँ पे फाई के लिए क्या फार्मूला होता है, डेल्टा फाई बोल दे या फिर कलांतर होता है, डेल्टा फाई से लिखते हैं, बस यहाँ फाई यूज कर लिया जाता है। तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर। तो ये फाई, चलो यहाँ पे फाई यूज किया तो फाई लिख देते हैं। अब हम पहले वाले केस के लिए, केस 1 फर्स्ट, तो फाई 1 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया है, लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, फाई 1 बराबर आ जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, आई आर इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई 1 बाई 2। आई आर कितना दिया है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कहाँ पे तीव्रता कितनी है, आई है। तो आई आर रिजल्ट की जगह पे, आई आर की जगह पे आई लिखेंगे। आई नॉट हमें निकालना है, कॉस स्क्वायर फाई 1 हमने निकाल दिया है 2 पाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, cos स्क्वायर पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे तो वो हो जाएगा 1, -1 इंटू 1 प्लस 1। तो ओवरऑल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, आई नॉट इक्वल टू, ये +1 हो गया तो आई नॉट इक्वल टू आई, यानी कि आई नॉट की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे आ जाइए दूसरे केस के लिए, ये 1 2 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कितनी है, वही जो है प्रकाश की तीव्रता आई, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर लैम्डा बाई 4 है। मतलब प्रकाश वही यूज किया जा रहा है, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा ही रहेगी, लेकिन डेल्टा एक्स पथांतर कितना हो जा रहा है, लैम्डा बाई 4 हो जा रहा है। तो प्रकाश की तीव्रता मतलब आई आर हमें ज्ञात करना है वहां पर। तो सीधा सीधा फार्मूला निकालेंगे, या फिर पहले फाई की वैल्यू, फार्मूले में फाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आई आर बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर आई 2/2। आई नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आई आ चुकी है, और आई आर में निकालना है। तो आई आर, पहले उसके लिए फाई 2 निकाल लें। फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x2। तो यहाँ पे डेल्टा x1 कर दे रहे हैं। फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x2 कितना दिया गया है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा से लैम्डा कटेगा, 2 2 या 4, तो पाई/2। फाई 2 बराबर आ गया पाई/2, रखिए यहाँ पे, और आई नॉट की वैल्यू भी साथ में रख दीजिए, आई आई बराबर आई आर बराबर, आई नॉट की जगह पर हम आई लिख देंगे, और कॉस स्क्वायर फाई 2 की वैल्यू आई है पाई/2, और पाई/2/2 करेंगे तो पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 फाइनली हो जाएगा। देखो पाई/2 फाई 2 की वैल्यू, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 पहले से है, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, पाई/4। पाई/4 का मतलब कितना होता है, 4 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आई इंटू 1/√2 का, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब आई आर क्या आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई आर बराबर कितना आ जाएगा, आई 1 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2, तो आई/2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीव्रता पूछा है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो तीव्रता उस बिंदु पर कितनी हो जाएगी जहां पर पथांतर लैम्डा बाई 4 है, आई/2, जो भी तीव्रता थी उसका आधा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में, ध्यान से देखिए, 2 ही फार्मूले मैंने यूज किए। एक तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, आई आर इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, और एक पथांतर और कलांतर में जो संबंध होता है, पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाई क्या है, कलांतर है, डेल्टा एक्स है पथांतर। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें तीव्रता निकालनी है उसमें फाई यूज हुआ है, कलांतर हमें चाहिए, तो कलांतर निकालने के लिए ये पथांतर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, पथांतर हमें क्योंकि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि आप एक सर्किट बना लीजिए, जिसमें तीनों एलिमेंट जो हैं, आपने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तीनों एलिमेंट
कौन कौन से? एक तो आपको इंडक्टर लगाना है एल, और एक प्रतिरोध लगा दीजिए, और एक कैपेसिटर यानी कि संधारित्र लगा दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रतिघात होता है यानी कि प्रतिरोध से एक्सएल से, इसे तो आर से ही लिखते हैं, और इसका एक्ससी से तो बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात एक्सएल को, और एक्सी को संधारित्र प्रतिघात मतलब संधारित्र का प्रतिघात। ओवरऑल सब प्रतिरोध ही है, कितना विरोध करते हैं धारा का वही रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रेरकत्व है हमारा वो कितना विरोध करता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, प्रतिरोध का तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आप परिचित होंगे। एक्सी मतलब संधारित्र जो विरोध करता है, जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, उसको हम एक्सी से लिखते हैं, इसको बोलते हैं संधारित्र प्रतिघात। अब आगे क्या करना है हमें, हमें अनुनादी परिपथ का मतलब समझाना है। अनुनादी परिपथ क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन तथा प्रतिबंध भी लिखना है ना, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध, पूरा लिखेंगे आप एग्जाम में। आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, जब ये प्रेरण प्रतिघात जो है एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाए, एक्सी के, इसी अवस्था को हम बोलते हैं अनुनादी, अनुनाद की अवस्था, रेजोनेंस कंडीशन। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, अगर इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, किसी परिपथ में यदि प्रेरण प्रेरण प्रतिघात तथा संधारित्र प्रतिघात का मान समान हो, बराबर हो, तो इस अवस्था को हम अनुनादी अवस्था कहते हैं। ये इतना लिख सकते हैं। और क्या क्या मतलब होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, धारा का मान अधिकतम होता है, क्योंकि जब आप प्रतिबाधा का फार्मूला देखते होंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो अगर एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, प्रतिबाधा, टोटल प्रतिबाधा क्या होता है किसी सर्किट का, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, कट के सिर्फ आर बचेगा, मतलब जेड की वैल्यू प्रतिरोध के बराबर, इन दोनों का कोई प्रतिरोध नहीं टोटल बचेगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। अगर रे डायग्राम वगैरह बनाया हो आपने तो, रे डायग्राम कह रहा हूँ, फेजर डायग्राम, ठीक है, वो सब यहाँ नहीं बनाना है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि दोनों, अगर ये दोनों एक्सएल बराबर एक्सी हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आर। तो इस अवस्था में, और अगर अनुनादी परिपथ की अवस्था के बारे में कुछ और लिखना है आपको तो क्या लिखेंगे, इस अवस्था में प्रतिरोध का मान या फिर प्रतिघात का मतलब फिर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो उस अवस्था में धारा का मान अधिकतम होगा, तो जेड आई का मान अधिकतम होता है उस अवस्था में। इतना आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद प्रतिबंध लिख दीजिए, एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक, ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में जो इसका तीसरा पार्ट है आवृत्ति, इसको बोलते हैं हम अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यही कंडीशन से ही निकालते हैं इसको। कैसे निकालते हैं, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी के, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ये इक्वल टू 1 अपान एक्सी का वैल्यू कितना होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा। तो अगर यहाँ से हम ओमेगा को इधर ले आए और एल को इधर ले जाएं, क्यों ले जा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एलसी। अच्छा, अनुनाद की स्थिति में जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है तो इसको अलग से नाम दे दिया गया ओमेगा नॉट, और बाकी और कुछ अलग नहीं है। तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/एल, इधर आ जाएगा 1/एलसी। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1/√एल सी हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2πf होता है, क्योंकि ओमेगा नॉट है, इसको हम लिखेंगे 2πf0 बराबर 1/√एल सी। तो एफ नॉट जिसी को हम अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/0 बराबर 1/2 पाई, इधर ले आएंगे 2π√एल सी। यही आपको दिखाना था, जो अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक लिखना है। एफ नॉट क्या है, अनुनाद, बस इतना ही करना था आपको। पहले तो अनुनादी परिपथ के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, जो जो मैंने बोला है, और फिर उसके बाद ये आप अगर बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे वैसे बनाने के लिए कहा नहीं है परिपथ,
लेकिन फिर उसके बाद प्रतिबंध लिख देंगे, एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए अनुनाद के लिए, प्रेरण प्रतिघात बराबर संधारित्र प्रतिघात की वैल्यू। देखो एग्जाम में लिखने का यही तरीका होता है कि जो भी आप अल्फाबेट यूज कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को सिग्निफाई करने के लिए, तो उनके नाम जरूर लिखें। जैसे यहाँ पे एक्सेल लिखा तो उसको लिखिए प्रेरण प्रतिघात, एक्सी लिखा तो उसको लिखिए संधारित्र प्रतिघात। ठीक है, तो इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि वहां पे दिमाग तुरंत वहीं पे फोकस करता है। फिर आपको अनुनाद आवृत्ति के लिए ये एक्सप्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा। इसमें दो पार्ट होते हैं, अथवा करके होता है, दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। और करते हैं ये क्वेश्चन। दिए गए चित्र में एलसीआर परिपथ प्रदर्शित है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर 100 साइन 500 टी वोल्ट से प्रदर्शित है। परिपथ के लिए गणना कीजिए संपूर्ण प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा का शिखर मान। ये तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा वाला फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये वाला साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनमें से जो बड़ा होगा उसमें से दूसरे वाले को हम घटा देते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, हमें जरूरत क्या क्या है, पहले वो निकाल लेते हैं। एक्सेल हमें चाहिए, एक्सी चाहिए क्योंकि हमें ये एल दिया है और ये टी दिया है और ये आर दिया है। ये चीजें दी गई हैं हमें। आर तो ठीक है 40 रख देंगे, लेकिन एक्सेल और एक्सी निकालना पड़ेगा हमें। एक्सेल एक्सी, एक्सेल बराबर क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही जरूरत पड़ी थी, तो ओमेगा एल। ओमेगा एल, अब ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा अगर आप समीकरण जानते हैं, वोल्टता का समीकरण, वोल्टेज का समीकरण या धारा का समीकरण, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जो टी के साथ मल्टीप्लाई में होता है वही ओमेगा होता है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 500। यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की। तो एक्सएल कितना हो जाएगा, ओमेगा यानी कि 500 इंटू एल की जगह पे कितना हो जाएगा, 0.16, 0.16। ध्यान से देखो, 16 पंचे 80 और 2 जीरो, 16 जीरो जीरो 16 पंचे 80, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 80.00, सीधे सीधा 80 लिख देते हैं। 80। और मात्रक क्या होता है, ओम। बहरहाल सब रेजिस्टेंस ही तो है, प्रतिरोध ही तो है, बस नाम इसका प्रेरण प्रतिघात है। और इसके लिए एक्सी की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक्सी बराबर क्या होता है, 1 अपान ओमेगा टी। सी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 40 माइक्रोफैरड दी गई है। तो इसको हम फैरड में बदल लेंगे, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, या फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ। सी बराबर कितना दिया गया है, 40 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदल के तब फार्मूले में रखा जाता है। तो 40 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरड। माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 10 इसको जो जीरो है उसको माइनस करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 5 फैरड। यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, 1 अपान ओमेगा की वैल्यू 500 और सी की जगह पे 4 गुणे 10 की घात माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा आप। 2 जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे 10 की घात माइनस 5 है, तो ओवर इन जीरो और 10 की घात माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात प्लस 3। और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 जो कि 20। या फिर ऐसा करिए, एक स्टेप लिख ही देता हूँ मैं। 2 जीरो, 10 की घात माइनस 3 हुआ, 5 जो कि 20। ऐसा करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20 और 2 जीरो, 2000 गुणे 10 की घात माइनस 5। ठीक है, कितना होगा, 3 जीरो और 10 की घात माइनस 5 मतलब 10 की घात माइनस 2 और 1/2 बचेगा। 1/2 गुणे ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2। 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 5 बचा 10 की घात माइनस 2। 10 की घात माइनस 2 ऊपर ले गए तो 10 की घात प्लस 2। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब 0.5 गुणे 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 500 होगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 50 ओम। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 50 ओम आ गया। एक्सेल भी हमारा आ गया, कितना आया था एक्सेल, 80 ओम और एक्सी आ गया 50 ओम। अब हम जेड निकालने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जेड इक्व टू अंडर रूट आर स्क्वायर के यहाँ पे 40 का स्क्वायर करिए प्लस एक्सेल, एक्सेल कितना है 80 और माइनस एक्सी करेंगे तो 50। सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 80 माइनस 50 करेंगे तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो गया 4 जो कि 1600 और 30 का स्क्वायर 3 का 900।
16 9 कितना हो जाएगा 2500 अंडर रूट 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 50 ओम। जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, जो प्रतिबाधा आ रहा है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिख रहा है तक प्रतिबाधा ये कितना आ गया 50 ओम। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ जाइए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक cos फाई होता है, शक्ति गुणांक का फार्मूला याद होगा आपको, नहीं याद है तो लिख लो, cos फाई इक्वल्स टू आर बाई आर क्या होता है प्रतिरोध, जेड है प्रतिबाधा। तो आर कितना है, आर कितना दिया गया है 40 ओम और प्रतिबाधा आया है 50। जीरो से जीरो हटाओ, cos फाई 4/5, 4/5 यानी कि 5 से 4 में डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0 पॉइंट। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये बस एक नंबर है, क्योंकि ये भी ओम में, ये भी ओम में, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आ गया। धारा का शिखर मान को हम डिनोट करते हैं आई नॉट से, आई नॉट्स, और ये होता है, देखो ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V बराबर आई आर, तो आई इक्वल टू V बटे आर होता है। आर क्या होता है प्रतिरोध, यहाँ का टोटल प्रतिरोध जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, प्रतिबाधा से, या फिर सीधा सीधा फार्मूला याद रखो V नॉट बाई जेड। V नॉट क्या है, विभव का अधिकतम मान, और विभव का अधिकतम मान इस समीकरण से निकलेगा 100, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V नॉट बराबर क्या 100 वोल्ट, 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और डिवाइडेड बाई जेड कितना है 50, तो 50 दूनी 100, आई नॉट बराबर कितना 2, धारा है तो मात्रक एम्पियर। ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का गा। दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा गतिमान कण के संवेग p के बीच ग्राफ बनाइए। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, उनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के अनुपात की गणना कीजिए। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। यहाँ पे h है प्लैंक कांस्टेंट, p है संवेग, p क्या है संवेग। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप कांस्टेंट हटाएंगे तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा, मतलब संवेग के विरुद्ध क्रमानुपाती है। अगर हम संवेग बढ़ाएंगे, संवेग बढ़ाने से तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हमने y अक्ष पे हम ले लेते हैं लैम्डा को, तरंगदैर्घ्य को, और x अक्ष पर संवेग को लिख लेते हैं, संवेग। ठीक है, तो ये कोई भी राशि अगर एक दूसरी राशि के विरुद्ध क्रमानुपाती है और पावर 1 पर डिपेंड कर रही है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब p बहुत कम था तो लैम्डा बहुत हाई है, संवेग जितना कम होगा तरंगदैर्घ्य उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े इधर की तरफ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, संवेग बढ़ रहा है। जब एक्स अक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे तो संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ने के साथ ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब लैम्डा घट रहा है। यही चीज तो हम बताना चाहते हैं, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ये हो जाएगा ग्राफ। फिर नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट जो इसमें है वो क्या है, एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, उनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के अनुपात की गणना कीजिए। तो अगर किसी विभव से किसी चार्ज को, आवेश को त्वरित किया जाता है, तो उसमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलती है उसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। वी यहाँ पे वेग नहीं, विभवांतर है, विभव है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें प्रोटॉन दिया गया है और एक क्या दिया गया है, अल्फा कण। तो सबके लिए इनके प्रोटॉन, देखो विभवांतर तो सेम है, h की वैल्यू सेम होगी, विभवांतर भी सेम दिया गया है, बस द्रव्यमान निकाल लेना है और आवेश दोनों। तो प्रोटॉन के लिए, चलिए पहले प्रोटॉन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, चाहे आप mp लिख लीजिए, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। अब वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब वैल्यू वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, चाहे आप क्यू लिख लीजिए, एक
प्रोटॉन पे चार्ज होता है Q, या फिर एक प्रोटॉन पर चार्ज को हम प्लस E से लिखते हैं, या फिर E लिख दीजिए। ठीक है, अब तरंग कितनी हो जाएगी प्रोटॉन की? लैम्डा P बराबर H अपान अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू E इंटू V। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्फा कण के लिए। चलिए यहाँ कर देते हैं अल्फा कण के लिए। अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा कण का मास क्या होता है? अल्फा कण कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, मैंने बताया भाई हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं। और हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ओवरऑल देखो मास कितना हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। तो अगर प्रोटॉन का मास mp हमने लिखा है, तो 4 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 पार्टिकल हो रहे हैं, तो सबका मास सेम है, तो हम 4 गुना बोल सकते हैं प्रोटॉन के मास का। मास को समझना जरूरी, 4 mp हो जाएगा। एक प्रोटॉन का मास है mp, 2 प्रोटॉन का 2p, और 2 न्यूट्रॉन का भी लगभग दोनों प्रोटॉन के समान ही होता है। बहुत थोड़ा अंतर होता है, यहाँ पे अंतर नहीं देखना है हमें। तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर उसका मास हो जाएगा अल्फा कण का। अब उसके बाद चार्ज, चार्ज कितना होगा? क्यू पी यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोटॉन पर चार्ज, यहाँ पे क्यू अल्फा लिख देते हैं। कितना? देखो न्यूक्लियस में अल्फा कण में जो है 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं, आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा। एक प्रोटॉन पर ई होता है, तो 2 प्रोटॉन पर 2 ई चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लैम्डा अल्फा, अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य, तो अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन 2m होता है ना, सॉरी मास ऑफ अल्फा कण, तो कितना लिखेंगे हम? 4mp, 4mp इंटू क्यू, चार्ज ऑन अल्फा, तो 2e इंटू क्या है? v। अब हमें यही निकालना है, इनका दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब लैम्डा p अपान लैम्डा क्या? अल्फा। आप एक बार चाहो तो इनको लिखो, ठीक है, अगर आपको कॉपी भरनी है तो एक बार इनको एच अपान इतना करके लिखो। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, देखो एच से एच कटेगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है, एक बार लिख के चाहो तो आप चेक कर लो, या फिर इनको मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, तो एच से एच कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचेगा? अंडर रूट, ये इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाएगा ना, इतना समझते होंगे आप, 2 इंटू 4mp इंटू 2e इंटू v अपॉन, अपॉन क्या बचेगा? 2mp इंटू e इंटू v। तो जो जो कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 काटो, mp से mp काटो, e से e काटो, v से v काटो, क्या बचा है? 4 दूनी 8, बाकी नीचे तो कुछ नहीं बचा है, बचा है अंडर रूट, रूट 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, तो 2 रूट 2। अनुपात है, कोई यूनिट नहीं होगी, बस यही हमें बताना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का घ। कह रहा है 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तुल्य वैद्युत वाहक बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपने तुल्य प्रतिरोध का तो सूत्र आसानी से निकाल लिया होगा, होता ये भी आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। करते हैं इसको, तो पहले 2 सेल हम ले लेते हैं जिनके वैद्युत वाहक बल कितने हैं? E1 तथा E2। एक सर्किट बना लेते हैं, ये E1 हो गया, और यहाँ पे दूसरा ले लिया हमने E2। दोनों के आंतरिक प्रतिरोध दिए गए हैं, तो माइनस वाले टर्मिनल के पास ही भी हम आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं, ये R1, ये R2। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ना तो आप जानते ही होंगे, ऐसे भी डायरेक्ट सीधा भी जोड़ सकते हैं, ये हमारे किसी सर्किट में जुड़े होंगे, बाकी आगे का सर्किट नहीं पता। तो इनको हम थोड़ा सा इनके पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि किरचॉफ लॉ लगाना है। ए पॉइंट को बी बोल दीजिए, इसको एक्स वाई, वाई इसको कुछ भी एम एन दे दीजिए, चलिए एम हमने, ठीक है। क्या करेंगे? इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो तरीका क्या क्या है अब ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ से ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी, वैसे सेल है, बैटरी नहीं बोलेंगे।
तो यहाँ से I1 करंट मान लो निकल रहा है, यहाँ पे I2 करंट निकल रहा है, इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जाके दोनों मिलके करंट I बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे सर्किट बनी होगी, सर्किट में से आ रहा होगा इधर से और इधर I1 निकल रहा है, तो इधर I1 जा रहा होगा, यही तो होता है, यहाँ से I और यहाँ से I2 इसमें जा रहा होगा। तो ये सर्किट डायग्राम है। अब हम दोनों पाथ लेंगे, दोनों बैटरी का एक एक रास्ता लेंगे, पथ, और वहां पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम पता होगा। अगर प्रथम नियम से लगाएं तो I बराबर I1 प्लस I2 होगा। I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, यहीं से हम आगे जाके यूज करेंगे। अब पाथ या फिर बोलिए पथ ए एक्स वाई बी में, ए एक्स वाई बी में यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना है। कैसे करेंगे, यहाँ का वोल्टेज वी ए ऐसे जा रहे हैं, अब ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस का E1 होगा, और यहाँ से देखो धारा इधर आ रही, हम जा इधर, है ना, तो क्या होगा, प्लस I1 R बराबर वी बी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, वी बी को इधर ले आते हैं, वी ए माइनस वी बी माइनस E1, माइनस E1 को उधर ले जाइए, प्लस I1 R1 ही नहीं देने दीजिए, I1 की वैल्यू हमें निकाल, I1 I2 की वैल्यू निकाल के इसमें रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो I1 R1 और इधर जाएगा तो प्लस E1 हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी, इन दोनों ए और बी के बीच विभवांतर है, इसको हम एक नाम दे दे रहे हैं, वी बोल दे रहे हैं। ठीक है, वी प्लस I1 R1 इक्वल टू E1। अब इसके बाद आ जाते हैं, जस्ट फिर नीचे जगह है ना, अभी यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, V को इधर ले जाओगे तो E माइनस E1 माइनस V हो जाएगा, और R1 नीचे चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ E1 माइनस V अपॉन R1। अरे V को इधर ले गए, E1 माइनस V, और I1 बराबर R1 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा R। इसी तरीके से, सेम तरीके से अगर हम इस वाले पाथ को लेंगे, पथ क्या, AMNB, AMNB में इसको कैसे जब यही सेम प्रोसेस लगाएंगे तो सेम तरीके से यहाँ पे I2 आएगा E2 माइनस वी बटे R2, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, अब दोबारा नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, I2 बराबर E2 माइनस वी अपॉन, अब समीकरण एक में रखिए, समीकरण एक में I1 व I2 का मान रखें, समीकरण एक में I1 व I2 का मान रखने पर रख दीजिए, I1 की वैल्यू हमें पता है और I2 की वैल्यू पता है, तो I बराबर I1 प्लस I2। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 की जगह पे हम लिखेंगे E1 माइनस V बटे R1 प्लस I2 की जगह पे रखेंगे E2 माइनस V बटे, काम करिए यहाँ पे R1 और R2 को स्प्लिट कर दीजिए, मतलब E1 बटे R1 V बटे R, ये लिख दीजिए E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 बटे R2, E2 बटे R2 और माइनस V बटे R2। हमने क्या किया, बस E1 बाई R1 V माइनस V बाई R1, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2 ये कर दिया है। क्यों किया, अभी ध्यान से देखिए इसको, I बराबर यहाँ से देखो माइनस V वाले माइनस V बटे R1 माइनस V बटे R2, इसमें से हम माइनस V कॉमन ले सकते हैं, तो पहले इन दोनों को साथ में लीजिए, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, माइनस V जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, साइन यहाँ माइनस नहीं प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस V कॉमन लिया है। अब आप लोग जो है टर्मिनल विभवांतर का, अगर कोई एक सेल है, टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला पता होगा, V बराबर E माइनस आई आर होता है, ये अगर फार्मूला पता है तो। इस फॉर्म में लाइए, V की वैल्यू निकालिए पहले आप, माइनस V को इधर ले आइए, इस वाले को इधर ले जाइए, I को इधर ले जाते हैं, तो देखो माइनस V 1/R1 प्लस 1/R2 इधर लाएंगे और I को इधर ले जाएंगे तो माइनस I हो जाएगा, तो माइनस को इधर पहले ले लाइए, C इंटू, ध्यान से देखना,
कैलकुलेशन सिर्फ फॉर्मेट बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें कैलकुलेशन। 1/r1 प्लस 1/r2, और आई को इधर ले जाएंगे, पहले इसको लिखते हैं E1/r1 प्लस E2/r2, आई इधर आएगा तो माइनस। अब 1/r1 क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें लाना है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया V बराबर E माइनस आई आर। और वैद्युत वाहक बल और विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर आपने पढ़ा होगा, इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, इन दोनों की परिभाषा भी कई बार पूछी गई है। वैद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो अगर ये इक्वेशन समीकरण आपको पता है, तो इसी फॉर्मेट में हम लाके तुलना करेंगे। ये ई इक्विवेलेंट, अगर कई सेल, अगर देखो एक सेल होता तो सिर्फ ई माइनस आई आर, अगर कई सेल है तो उनका तुल्य विभवांतर ई इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे आएगा इससे तुलना करके निकाल लेंगे हम। तो 1/r1 1/r2 इधर ले जाइए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, बस यहीं पे ध्यान देना है। E1 अपान ये 1/r1 प्लस 1/r2 पूरा जाएगा, इसमें डिवाइड होगा। E1 थोड़ा छोटा लिखते हैं, E1/r1 प्लस E2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस आई अपान, ये भी आई में भी डिवाइड होगा, आई अपान 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये 1/r1 प्लस 1/r2 इधर गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से देखिए, तुलना कीजिए, ई इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, तुलना कीजिए इससे समीकरण से, तो ये ई की जगह पे ये है, तुल्य वैद्युत वाहक बल की जगह पर ये वाला आ रहा है, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1/r1, E1/r1 प्लस E2/r2 अपान 1/r1/r2। ये तुल्य वैद्युत वाहक बल हो जाएगा जब दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तब। अगर यहीं पे किसी के मन में सवाल आ सकता है कि दोनों प्लस पोलरिटी से बोलते हैं, प्लस माइनस को, पोलरिटी सेम है, मतलब प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, माइनस वाला माइनस से। अगर इसको रिवर्स कर दें, यानी कि प्लस वाले को माइनस से जोड़ दें, माइनस वाले को प्लस से, तो अगर सेम काम करेंगे तो बस यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, E1/r1 माइनस E2/r2, बस इतना करना है आपको, बाकी इक्वेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा, 5 का लास्ट पार्ट ये है। एक समान विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में किसी गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल के सूत्र को वेक्टर स्वरूप में लिखिए। केवल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा के लिए क्या नियम होता है। चलिए करते हैं। एक समान विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो विद्युत क्षेत्र में बल, जो वैद्युत बल लगे, देखो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रखेंगे तो उस पर वैद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे चुंबकीय बल लगेगा। तो सीधे सीधे मैं फार्मूला उनको लिख रहा हूँ, फिर जो है वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होता है, F इक्वल टू एफ ई से लिख देते हैं, F इलेक्ट्रिक Q इंटू ई, जो चार्ज होता है और जो वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इनको F लगा देना है बस आपको। चुंबकीय वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, चुंबकीय बल तो हम लिखते हैं F m से। क्या होता है ये, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। आपको पता है अगर साइन थीटा आ रहा है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, इसलिए क्यू वी क्रॉस बी, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है, जो कि आपको लिखना है वेक्टर स्वरूप में। अब दोनों नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट बल मतलब कुल बल, नेट बल कितना हो जाएगा, मान लो एफ हो जा रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम, दोनों को जोड़ देना है सिंपल सा बस। एफ बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस, यही आपका वेक्टर फॉर्म है। नहीं लिख, पहला वाला पार्ट हो गया, फार्मूला दोनों पता होता है, क्यू वी वी। आप देखो सिंबल जरूर लिखें, सिंबल का नाम जरूर लिखें, क्यू क्या है, आवेश है, ई वैद्युत क्षेत्र है, वी यहाँ पे कण का वेग है, और बी है चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से आपका लिखना ये काम है, मैंने बता दिया। मैं यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहा हूँ कि पूरा एक एक सिंबल का मतलब लिखूंगा, बता दे रहा हूँ, लिखना आपका काम है। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, और आपने यही किया भी होगा। मान लो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस से बनाया है, मतलब किधर होगा,
अंदर की तरफ। सबसे पहले पथ के बारे में मान लो कोई आवेश है क्यों, और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इसके लंबवत इधर की तरफ हम कर दें तो ये लंबवत हो जाएगा। इस वेग से v वेग से। v क्या है? तल के अंदर। ये चीजें लिखनी है तो तल के। अब क्या होगा? इस पर बल लगेगा। देखिए बाद में पूछा कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा के लिए भी क्या नियम होता है, तो आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम FBI। कई बार बता चुका हूं तो इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में। अब यहाँ पे धारा तो है नहीं, धारा किधर प्रवाहित होती है? धन, अगर अगर हमने धन आवेश लिया है तो धन आवेश की दिशा में धारा प्रवाहित होती है, मतलब ये धन आवेश लिया है तो जिधर जा रहा है उधर ही धारा होगी। अगर ऋण आवेश होता तो धारा इसकी विपरीत जाती। तो क्यू अंदर की तरफ, ये बी चुंबकीय क्षेत्र, ये आई, तो इधर हो गया चुंबकीय क्षेत्र अंदर, अंगूठा ऊपर है तो ऊपर की तरफ बल लगेगा इस पर। FM मैग्नेटिक फोर्स। अब ये ध्यान से देखें, कहीं भी होता है क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही बल लगता है, या फिर इसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत बल लग रहा है। अगर वेग के लंबवत बल लगता है तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, याद तो होगा नहीं। अगर किसी भी वेग के अगर लंबवत बल लग रहा है तो उसके कारण बल लगेगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो त्वरण वेग की वैल्यू को नहीं चेंज करता है, सिर्फ वेग की दिशा को बदलता है। और लगातार अगर लंबवत बल लग रहा है तो वृत्तीय गति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक ओवरऑल सर्कुलर मोशन बनता है, वृत्तीय गति बनता है। तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात, क्योंकि त्रिज्या ज्ञात करना है तो हम बोलेंगे वृत्तीय गति है। और वृत्तीय गति के लिए एक कंडीशन होती है, वृत्तीय गति के लिए क्या जरूरी होता है? अविकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। लिखेंगे आप अविकेंद्र केंद्र बल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता है। और अविकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर mv² बटे r। r क्या होता है? त्रिज्या, v उसका वेग, m कण का द्रव्यमान। ये सब लिखेंगे आप। अब ये बल, अविकेंद्र बल मिलेगा कहां से? कौन सा बल लग रहा है इस पर? एक ही बल लग रहा है, चुंबकीय बल। तो जो भी चुंबकीय बल होगा वही अविकेंद्र बल लगेगा। चुंबकीय बल कितना लगता है? अभी भी हमने पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्योंकि 90 डिग्री है। थीटा किसके किसके? वी और बी की। वेग इधर है, यही दिया है, सीधा सीधा दिया लंबवत प्रवेश करने पर। तो थीटा 90 डिग्री हो जाए, साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ एम बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। तो एफ की जगह पे हम लिख देंगे क्यू वी बी इक्वल टू mv² बटे आर। एक v से एक v कट जाएगा, r इधर आ जाएगा, क्यू वी इधर आ जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? mv अपॉन क्यू बी। ये आपका हो जाएगा त्रिज्या का फार्मूला। r क्या है यहाँ पे? जो कि हमें ज्ञात करना था। त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। कण पर कार्य करने वाले बल, थर्ड पार्ट इसका है। कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में भी बनाकर आप लिख दीजिए। ठीक है, लिख देंगे तो बेहतर होगा, कटने का कोई चांस नहीं होगा, नहीं तो एग्जामिनर का क्या पता दिमाग में आ जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो लॉन्ग आंसर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन है। 4 में एक एक पार्ट अथवा करके रहता है, तो 4 में 8 क्वेश्चन है टोटल। वो 8 क्वेश्चन पार्ट 3 में करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे ही लगभग कितना हो गया, 1 घंटा लगभग पहुंचने वाला है। तो अगर वो भी 8 क्वेश्चन करेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप ये करिए, फिर कल या परसों तक जो नेक्स्ट वीडियो इसका थर्ड पार्ट जिसमें सारे लॉन्ग आंसर रहेंगे वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।